को आपके बेटे आपके भाई तिलकराज बिघाना की तरफ से जय भीम जय भारत। जितने भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस गांव के जितने भी बुजुर्ग युवा साथी बच्चे मेरी माताएं बहनें जहां तक भी मेरी आवाज सुन रही है, उनसे अनुरोध करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सुनने का कष्ट करें। आज हम आपके गांव कारता के अंदर आए हैं। सम्मानित साथियों, आज हमें क्यों गांव दर गांव जाना पड़ रहा है और क्यों डोर टू डोर जाना पड़ रहा है? आज इस जो देश की सरकार है, ये बीजेपी की जो सरकार है, पूंजीपतियों की जो सरकार है, उसने जितनी भी गलत पॉलिसियां, जितनी भी गलत नीतियां लागू की हैं, उनके खिलाफ हम एक उचाना के अंदर 9 मार्च को गुरु रविदास मंदिर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सम्मानित साथियों, वो प्रदर्शन हम क्यों कर रहे हैं, उसकी क्यों जरूरत पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज पूरे देश के अंदर किसान नामक आंदोलन चला हुआ है। सम्मानित साथियों, आप उसको किसान आंदोलन कह सकते हैं, आपकी नजरों में वो किसान आंदोलन हो सकता है, लेकिन अगर मैं मेरी निजी राय रखूं और मैं अपनी तरफ से मेरी दृष्टि से सोच करके बताऊं, तो आज किसान आंदोलन नहीं बल्कि इस पूरे देश का एक जन आंदोलन बन चुका है। सम्मानित साथियों, इस सरकार ने जो ये 3 कृषि कानून लेकर के आई है, जो ये 3 काले कानून लेकर के आई है, गुलामी की तरफ ये बढ़ता हुआ आपका पहला कदम है। और ये गुलामी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम क्यों है? सम्मानित साथियों, ये सरकार चाहती है कि जिन आकाओं से इनको चंदा मिलता है, जिन आकाओं से इनकी पार्टियां चलती है, उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचना चाहिए। और वो सीधा सीधा फायदा कैसे पहुंचेगा? जब ये आपकी जो खेतों में आप फसल उगाते हैं, उसको आपसे 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए किलो खरीदेंगे और उसके बाद उसकी कालाबाजारी करके उसी फसल का जो रेट होगा वो 200 रुपए 300 रुपए किलो होगा। और सम्मानित साथियों, आज हमारे बहुत से साथी ये बात कहते हैं कि किसान आंदोलन से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सम्मानित साथियों, जब अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर 90% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। 90% लोगों की जो आय है या जो उनके आय के साधन है वो कृषि पर निर्भर करते हैं, वो कृषि पर आधारित है। सम्मानित साथियों, अगर आज इस देश का किसान, अगर आज इस देश का मजदूर इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह आप दोबारा से गुलामी की तरफ जाएंगे। ये सरकार चाहे, ये सरकार कहती है कि हम किसानों का भला चाहते हैं, हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं। अगर ये सरकार इतनी ही किसान हितैषी है, तो क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको क्यों लागू नहीं करती है सरकार? अगर यह सरकार चाहती है कि इस देश की किसान की आय में वृद्धि हो, इस देश का जो किसान है उसकी आय बढ़े, तो क्यों नहीं ये एमएसपी पर कानून बनाती? क्यों नहीं ये जो मिनिमम स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर कानून बनाती? सम्मानित साथियों, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस किसान आंदोलन की आड़ में और भी बहुत से ऐसे काले कानून ये सरकार लेकर के आई है जिनसे आप अभी तक भी परिचित नहीं है। और कुछ साथी परिचित है लेकिन वो संघर्ष करना नहीं चाहते। और वो क्यों नहीं चाहते? सम्मानित साथियों, आज अगर मैं बात करूं शिक्षा व्यवस्था की, किसी भी देश की अगर उन्नति होती है, किसी भी देश की तरक्की होती है, कोई भी देश विकास करता है, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अगर उसी की मैं बात करूं, तो इस सरकार ने बहुत से सरकारी स्कूलों के गेट चेंज करने का काम किया। सम्मानित साथियों, और गेट चेंज करके इसने क्या लिखवाया है? मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सम्मानित साथियों, इसने मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो लिखवा दिया, क्या किसी भी स्कूल का गेट चेंज करने से वहां की शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार आ सकता है, या वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगी? सम्मानित साथियों, आप उनके अंदर जाकर के देखना, बहुत से जितने भी मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, बहुत स्कूलों के अंदर हम गए हैं, हमने वहां जाकर के पूछा है कि जब से मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है, इसके अंदर कितने अध्यापकों की नियुक्ति हुई है या कितने अध्यापक नए आए हैं? सम्मानित साथियों, जब वहां से जवाब मिला कि यहाँ पर कोई भी अध्यापक नया नहीं आया,
लेकिन एक जवाब उसके साथ हो रहा है कि यहाँ पे अब एडमिशन के लिए फीस लागू कर दी गई है। वहां पे एडमिशन की फीस लागू कर दी और उसके बाद आपको हर महीने फीस भी देनी पड़ेगी। ये शिक्षा व्यवस्था को दूसरा इस प्रकार से खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपके बहुत से बच्चे जो भी इस देश की, इस हरियाणा प्रदेश की जितने भी यूनिवर्सिटियां उनके अंदर तरह तरह की डिग्रियां कर रहे हैं, चाहे वो एमए की हो, बीएड की हो, बीए की हो, एलएलबी की हो, एलएलएम की हो, 12 की हो, डीलिट की हो, एमफिल की हो, जितनी भी मर्जी वो डिग्रियां कर रहे हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप थी, सम्मानित साथियों एक बार उनसे बच्चों से पूछ के देखना कि कितने दिन की उनकी स्कॉलरशिप अटकी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बात थी देने वाली, ये स्कॉलरशिप नहीं दे रहे या ये नहीं दे रहे, उसके बाद ये आपको देना तो बहुत दूर की बात है सम्मानित साथियों, उल्टा आपसे लेने लगी है। और लेने भी किस हद तक लगी है कि इस देश के जो गरीब और मध्यम परिवारों के जो बच्चे हैं वो इस शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल परिचित ना हो, इस शिक्षा व्यवस्था से वो बिल्कुल दूर रहे, ऐसी ऐसी पॉलिसियां सरकार लेकर के आ रही है। सम्मानित साथियों अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की, जो एमबीबीएस का कोर्स होता था, हम समझते थे कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। एमबीबीएस के कोर्स की फीस मात्र 54,000 रुपए एक साल की होती थी और 54,000 रुपए हम कहीं से भी किसी के भी अंगूठा लगा करके ब्याज बट्टे में उठा करके अपने बच्चों का कोर्स करवा सकते थे। लेकिन इस सरकार ने क्या कर दिया, उसी एमबीबीएस की फीस को बढ़ा करके एक साल का 10 लाख रुपए कर दिया। सम्मानित साथियों, जो कोर्स आपका 2,70,000 रुपए में कंप्लीट होता था, वही कोर्स आज आपका 10 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 50 लाख रुपए का हो गया। सम्मानित साथियों, जो मध्यम वर्ग के या जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 50 लाख का प्रबंध करना तो बहुत दूर की बात है, 50 लाख का सोचना भी कितनी बड़ी बात हो जाती है। इसी प्रकार से इन्होंने जो आईआईटी की बात करूं, उसकी फीस इतनी बढ़ा दी कि सोचना तो बहुत दूर की बात है, करना वो दूर की बात है, उसे ख्याल तक दिल में नहीं ला सकते। अगर आईआईटी की बात करें तो आईआईटी के कोर्स के लिए 72 लाख रुपए खर्च आता है सम्मानित साथियों आज के समय में। तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और दूसरा है, सरकार चाहती है कि आज के समय में जो है किसान मजदूरों का जो है भाईचारा बढ़ने का काम किया जा रहा था साथियों, उसको भी तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। आपकी जींद के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टेचू था, उसको तोड़ने का काम किया गया। उसके बाद इस किसान आंदोलन जब ये जोरों शोरों पर था तो सर छोटू राम जी का स्टेचू तोड़ने का काम किया गया, ताकि ये जो एकजुट होने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर, इनके बीच में फूट डाली जाए और इनके ऊपर एक गंदी राजनीति है वो की जाए। सम्मानित साथियों, राजनीति हर कोई करता है, राजनीति चाहे आप घर से देख लीजिए या बड़े इस देश की राजनीति देख लीजिए, लेकिन राजनीति का भी कोई तरीका होता है। सम्मानित साथियों, इस देश के जितने भी, चाहे वो क्षेत्रीय दल है चाहे वो राष्ट्रीय दल है, वो बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं। सम्मानित साथियों, अगर वो सही मायने में किसानों के साथ है, सही मायने में मजदूरों के साथ है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो जितने भी मर्जी राजनीतिक दल है, सम्मानित साथियों, अगर वो सही मायने में साथ है तो क्यों नहीं जो हरियाणा की विधानसभा है, जो हरियाणा की विधानसभा है, चंडीगढ़ के अंदर जाकर के उस विधानसभा के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करे, एक अविश्वास प्रस्ताव वहां पे करे और उसमें बताएं कि कितने लोग सरकार के समर्थन में है, कितने लोग इस बिल के समर्थन में है और कितने लोग इसके खिलाफ है। सम्मानित साथियों, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग साथ है और कितने नहीं है। ये जो झूठे षड्यंत्र रच रहे हैं, जो एक ही थाली के चट्टे बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो आपका मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, सम्मानित साथियों, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि आज ये कहते हैं कि हमारे इतने विधायक नहीं है कि हम सरकार गिरा दें, लेकिन सम्मानित साथियों, एक दौर वो भी था कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर था, सिर्फ और सिर्फ एक वोट के कारण उस प्रधानमंत्री को गिराया गया था। उस प्रधानमंत्री की सरकार को, इस पूरे देश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक वोट से गिराया गया था। सम्मानित साथियों, एक दौर वो भी था कि हम कहते हैं हमारी एकता नहीं है, हम आज बिखरे हुए हैं। जिस समय
चौधरी देवीलाल जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने सिर्फ एक बार कॉल दी थी कि आप जितने भी मेरे किसान भाई हैं, जितने मेरे मजदूर भाई हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करिए। और जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से जितने भी किसान मजदूर थे वो दिल्ली की तरफ बढ़े, और जब दिल्ली के अंदर जितने भी आईबी, सीआईडी, जितने भी खुफिया तंत्र बैठे हुए थे, जब उन्होंने उन नेताओं को बताया, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली को जाम करने का काम किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, जब उनसे पूछा गया कि किस कारण किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है, तो सम्मानित साथियों उससे जवाब आया कि मनोहर साहब काशीराम जी के कहने के बाद चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया, और उसी समय वो सरकार घुटनों के बल पे आ गई थी, और जितने भी आपकी जो मांग थी वो सारी की सारी वो सरकार मानने को मजबूर हो गई थी। लेकिन सम्मानित साथियों, आज ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आज ये सिर्फ और सिर्फ आपके बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर ये चाहे तो इस देश की जो सरकार है, इस देश का कोई भी कानून जो संसद, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बनता है सम्मानित साथियों, उसके बाद उसके ऊपर जो इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उसकी स्टैंप लगती है। अगर ये चाहे, अगर ये सही मायने में चाहते हैं कि इस देश का किसान मजदूर जिंदा रहे, इस देश का किसान मजदूर बचा रहे, तो क्यों नहीं संसद के अंदर जाकर के, लोकसभा के अंदर एक बिल पास करते, उसके अंदर क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाते, और क्यों नहीं ये जो सरकार चली हुई है, जो ये अडानी और अंबानी की सरकार चली हुई है, इसको गिराने का काम क्यों नहीं करते। सम्मानित साथियों, बहुत सी योजनाएं इन लोगों ने ऐसी ऐसी बना दी। अगर मैं गरीब परिवारों की बात करूं तो एक कन्यादान राशि की जो बात करते हैं कि हम कन्यादान राशि देते हैं, सम्मानित साथियों आपके इस गांव कार्तय के अंदर बहुत सी मेरी बहनों की शादियां की गई होंगी। कोई भी सम्मानित साथी मुझे बताए कि किस बहन की शादी में मंडप के दिन या शादी से पहले पैसे मिले हैं। सम्मानित साथियों, हम अपनी बहनों की शादियां करते हैं, हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, 2-3 लाख रुपए कम से कम आज के समय में, अगर कम से कम नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से हम शादी करें तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है, और वो हम ब्याज बट्टे पर उठा करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। और उसके बाद जब उसके लिए कन्यादान राशि के लिए हमें जाना पड़ता है तो सबसे पहले हम जाते हैं सरपंच के पास, और अगर पिछले प्लान में हम उस सरपंच के विरोधी रहे हो तो स्टैंप लगाने से भी मना कर सकता है। उसके बाद बात करें कि नंबरदार की, उसके बाद हम जाते हैं नंबरदार के पास। यह भी हो सकता है कि हमने उस नंबरदार का भी विरोध किया हो, अगर वो नंबरदार, उस नंबरदार को हम हाथ पैर जोड़ के मना भी लेते हैं तो इस आपके जो ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो तहसीलदार होता है, जो बीडीओ होता है, उसके पास जब हम जाकर के लेके जाते हैं नंबरदार को, जब वो नंबरदार वहां जाकर के गवाही देने के लिए जाता है तो वहां जाने के बाद पता चलता है क्या तो तहसीलदार भी नहीं आया, अगर आया तो चला गया, अंदर बैठे तो मिलने नहीं दे रहे। तो सम्मानित साथियों, ये हालात इस देश के हैं, ये हालात हमारे गरीब परिवारों के हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अब काम नहीं चलने वाला, हम देखेंगे कि कोई जान पहचान का हमारा भाई मिल जाए, वो क्या करेगा, आपसे 10-20 हजार रुपए खर्चे का तौर पे मांग लेगा। अरे सम्मानित साथियों, जो कन्यादान राशि मिलती है, जो कन्यादान राशि आपको दी जाती है, जितनी वो कन्यादान राशि मिलेगी उससे ज्यादा तो आप ब्याज पे, किराए भाड़े में, रिश्वत में भूख चुके हैं। तो सम्मानित साथियों, उसके बाद क्या उस कन्यादान राशि का आचार डालेंगे, जितना तो हमें उसको पाने के लिए उससे ज्यादा तो उसके ऊपर खर्च करना पड़ जाता है। तो सम्मानित साथियों, अगर कन्यादान राशि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की शादी में देनी है तो वो कन्यादान राशि जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी तय करते हैं, जिस दिन हम उसका रिश्ता तय करते हैं, तो उस दिन वो कन्यादान राशि दे, ताकि हम अपनी बेटी की शादी में, ताकि हम अपनी बहन की शादी में उसकी उचित व्यवस्था कर सकें। उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे रहबर शहीद, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहनुमा हुए हैं, ये उनकी जयंतियों के उपलक्ष्य में आते हैं और घोषणाएं करते हैं, तरह तरह के ढकोसले रचते हैं। और उनके अंदर जैसे अभी मैं बात करूं, अभी पिछले दिनों ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में ये साथ के हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी एक एडवाइजरी जारी करते हैं, एक बयान देते हैं कि हम जो मकान मरम्मत के लिए आपको 80,000 रुपए देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश की सरकार से, मैं इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो 50,000 रुपए आप देते थे वो कितने गरीब परिवारों को मिले हैं, जो 50,000 रुपए आप देते थे वो कितने को मिले हैं। तो इसलिए
सम्मानित साथियों, जो झूठी रणनीतियां, जो है झूठे ढकोसले लेकर के आते हैं, आज समय है कि एकजुटता का परिचय देते हुए आप इसका विरोध करें। जितने भी मेरे भाई, मैं एक चीज और अनुरोध करूंगा, जितने भी किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं, चाहे वो कोई सी भी मीडिया है। मलय साहब काशीराम जी कहते थे कि किसी भी आंदोलन को सक्सेस करने के लिए और किसी भी आंदोलन को फैल करने के लिए 3 चीजें बहुत होती हैं, मनी, मीडिया और माफिया। तो सम्मानित साथियों, जो आप आज देख रहे हैं, मनी की अगर हम बात करें तो हम 10, 20, 30, 100 रुपए इकट्ठे करके जितने भी हमारे धरने प्रदर्शन चले हुए हैं हम वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं एक चीज और देख रहा हूं, न्यूज़पेपरों के अंदर एक चीज और पढ़ रहा हूं कि हमारे बहुत से भाई खड़ी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो रहे हैं। आज आपके खेतों के अंदर जो गेहूं की फसल है वो निसरी खड़ी है, उसके अंदर जो दाल होती है वो आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाने के मजबूर हैं। तो सम्मानित साथियों, उसके ऊपर आप ट्रैक्टर चलाने को मजबूर क्यों हैं? उसका कारण यही है कि जो मेरे भाई, जो मेरे साथी उस पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जो फसल है वो इन पूंजीपतियों के हाथ में ना जाए और उसकी कालाबाजारी ना हो। तो सम्मानित साथियों, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो लोग फसल जलाने का, जो फसल को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो खड़ी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का काम कर रहे हैं, सम्मानित साथियों, वो उस फसल के ऊपर ट्रैक्टर ना चलाएं, वो अपनी उस फसल को तैयार करें और उसके बाद तैयार करके उस फसल को आप जितने भी स्टेट के अंदर, जितने भी आपके जिले के अंदर, जितने भी आप हल्के के अंदर, जितने भी आंदोलन चले हुए हैं, जो उससे फसल तैयार होती है, आप उसको धरने प्रदर्शनों के ऊपर भेज करके अपने आंदोलन को मजबूत करिए। क्योंकि अगर आप, तो इस सरकार का कुछ जाने वाला नहीं है, इस सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर नुकसान होता है तो आपका नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है तो आपके भाईचारे का नुकसान होता है। सम्मानित साथियों, जो मैं ये बात कह रहा हूं, ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज इस देश की जो सरकार है वो यही चाहती है कि इस देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वो इन्हीं चीजों के अंदर उलझे रहें और उसके बाद ये अन्य एक प्रकार की जो पॉलिसियां, जो इनके एजेंडे हैं, जो सीधा अडानी और अंबानी को सीधा जो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ये उसके ऊपर कामयाब हो सके। सम्मानित साथियों, अगर मैं बात करूं आज के समय में जो ये बोलते थे कि मेरी बहनों का जो धुएं के अंदर रोटी बनाती कि हम सब्सिडी देंगे, इसके ऊपर ये देंगे, वो देंगे। अरे ठीक है, आपने उज्ज्वला योजना लेकर के आए, घर घर सिलेंडर दे दिए, लेकिन आज उसी सिलेंडर के दाम आप देखिए सम्मानित साथियों कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वो ये बोलते थे कि सब्सिडी आएगी, सम्मानित साथियों सब्सिडी आज भी आती है, लेकिन सब्सिडी कितनी आती है? 6 रुपए, 4 रुपए। सम्मानित साथियों, उन 4 रुपए से इस देश की जो प्रधानमंत्री है उसको बोल करके उसको बोल दो कि संसद के पास दिल्ली में हमने प्लाट दिलवा देगा। जितनी सब्सिडी दे रहा है उस सब्सिडी से हमारे प्लाट कटवा देगा। सम्मानित साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आज के दौर है जो आज के समय में कर रहे हैं, वो एक गुलामी का रास्ता आपके लिए तैयार कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, किसी भी देश की जीडीपी को उठाने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उस जो देश की आय के साधन होते हैं उनको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। जो भी आपके इनकम के साधन होते हैं, जो भी आप उत्पादन करते हैं, उसका जो मिनिमम स्टॉक प्राइस होता है वो तय किया जाता है, उसका जो मूल्य होता है निर्धारित किया जाता है। लेकिन आज होता है क्या है सम्मानित साथियों, डीजल के पेट्रोल के दाम देखिए आप। अगर आपको आपके गांव कालता से कोई भी चीज अगर आप 10 रुपए की खरीद रहे हैं और वो आपको करनाल लेके जानी पड़े, सम्मानित साथियों अगर डीजल और पेट्रोल 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर है, तो उससे मैं आप आइडिया लगाइए कि जो 10 रुपए की चीज आप खरीद रहे हैं तो आपको करनाल तक लेके जाने में कितने की पड़ेगी। और अगर वही डीजल और वही पेट्रोल आपका 200, 300, 400 रुपए लीटर है, तो तब देखिए वही 10 रुपए की चीज आपको कितने में पड़ेगी करनाल तक लेके जाने में। तो सम्मानित साथियों, ये जो जीडीपी को बात करें, जीडीपी को उठाएंगे, ये जीडीपी ऐसी किसी भी कीमत पर नहीं उठती। जो मेरे भाई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो मेरे भाई व्यवसाय की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या किसी भी देश की जीडीपी को उठाने के लिए किस तरीके से, किस प्रकार से काम किया जाता है। सम्मानित साथियों, उसके अलावा बहुत सी इनकी योजनाएं ऐसी हैं कि जिनकी आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखे में रखना चाहते हैं। जैसे ये बात करते थे कि हम नौकरियां देंगे, आपके उचाना विधानसभा के डिप्टी सीएम
जो बने हुए हैं, जो यहाँ से 45,000 वोटों से जीत करके गए थे दुष्यंत चौटाला, वो बोलते थे कि हम पहली कलम से इस देश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। लेकिन आज वो भीगी बिल्ली बन करके, आज वो इनकी कठपुतली बन करके इस देश की जो सरकार है, इस देश के जो आज रहनुमा बने बैठे हैं, अपने आकाओं की जाकर के गोद में बैठ गया। कहाँ आवाज उठाता है? उनके पिताजी कहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला की इस्तीफा देने से ये कृषि बिल वापस हो जाते हैं तो इस्तीफा मेरी जेब में है। इस्तीफा तो हर कोई अपनी जेब में लेकर के घूमता है। सामान्य साथियों, पता चल चले कि जब उस इस्तीफे को वहां जाकर के जो स्पीकर है उसकी टेबल के ऊपर रखे कि ये लीजिए हमारा इस्तीफा, और जब अपना समर्थन वापस ले। सामान्य साथियों, कितने विधायक है बीजेपी के? 40 विधायक बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं। अगर वो 10 के 10 विधायक समर्थन वापस लेते तो कैसे सरकार नहीं गिरती, कैसे सरकार घुटनों के बल नहीं आती। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको बकाने का काम किया जा रहा है। और इस जो आपकी इस विधानसभा से बढ़ करके गए थे, कितनी बार वो दोबारा से आपके गांव में विकास के कार्य के लिए आया है। सामान्य साथियों, अब भी मौका है, अब भी समय है कि अपनी एकता को बढ़ाते हुए, अपनी सखंडता को बचाते हुए, एकता का परिचय देते हुए, अपने भाईचारे का परिचय देते हुए, जितने भी इस देश के अंदर आंदोलन चले हुए हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन चला हुआ है, उनको मजबूत कीजिए। क्योंकि जब तक आप उनको मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप उन आंदोलनों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इस सरकार की जो पूंजीपति सरकार है, जब तक उसके खिलाफ लड़ाई में आप सही मायने से, सही तरीके से कामयाब नहीं होंगे, तो सामान्य साथियों, तब तक मैं नहीं मानता कि आप इस देश के जो पूंजीपति हैं उनके चंगुल से बच पाएंगे। सामान्य साथियों, उसके बाद मैं बात करता हूं कि ये बात थी मनी की, उसके बाद बात आती है कि मीडिया की। सामान्य साथियों, आज मीडिया किनका है? पूरा का पूरा मीडिया जितना भी है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सॉफ्ट मीडिया हो, सारा का सारा मीडिया आज गोदी मीडिया बना बैठा है। सामान्य साथियों, वही न्यूज दिखा रहे हैं जो उनके अकाउंट को बोलते हैं, जो उनके चीफ उनको बोलते हैं। सामान्य साथियों, इसलिए जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे युवा साथी, जितनी भी मेरी बहनें जो ये 10-10, 20-20 हजार रुपए के फोन यूज कर रहे हैं, इनका सही तरीके से प्रयोग करें। क्योंकि आप चाहते हैं कि सही मायने में हमारे भाई जागरूक हो, तो उनका सही तरीके से प्रयोग कीजिए। आपको अपनी मीडिया बनानी होगी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी मीडिया ये बनाए कि घर घर जाए। आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह आपके वॉलंटियर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह आपके रिपोर्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सम्मानित साथियों, आपके फोन के अंदर अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, अनेकों प्रकार की जो टेक्निकल सिस्टम होता है, चाहे उसके अंदर आप बात करें सोशल मीडिया की, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, या जितने भी आपके प्रचार के साधन है, जितने भी आप मीडिया को यूज करते हैं, सम्मानित साथियों, उनके माध्यम से सही जानकारी आप अपने साथियों तक भेजें। सही तरीके से आप जो भी आंदोलन कर रहे हैं, या जो भी आपकी लड़ाई है, जो भी आपकी डिमांड है, उसको सही तरीके से आप भेजें। क्योंकि जिस प्रकार से ट्विटर एक ऐसा साधन है, ट्विटर के माध्यम से आप जो भी डिमांड, आपकी जो भी समस्या है, जिस संबंधित अधिकारी के पास आप भेजना चाहते हैं, उसको आप हैशटैग करिए, और उसके नाम से जैसे कोई भी आप अपनी मांग को अगर हरियाणा के सीएम ऑफिस तक भेजना चाहते हैं, तो आप @ करके और उसके बाद सीएम हरियाणा करिए, और उसके बाद जो भी आपकी जो ट्वीट करेंगे आप, वो सीधा जो सीएम ऑफिस है वहां पर जाकर के खुलेगा। सम्मानित साथियों, इसी प्रकार से आप अपनी सोशल मीडिया का सही तरीके से प्रयोग करिए। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, ये भी कोई मीडिया है, ये क्या करेगी? एक चुनाव में प्रचार करेगी कांग्रेस का, बीजेपी को नीचा दिखाएगी, अगले चुनाव में प्रचार करेगी बीजेपी का, कांग्रेस को नीचा दिखाएगी। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो गोदी मीडिया जो बिक करके, पहले क्या होता था, अखबार छप करके बिकता था, पहले अखबार छप करके बिकता था, लेकिन आज के समय में जो अखबार होता है, सामान्य साथियों, वो अखबार बिक करके छपता है। आज पहले अखबार को बेचा जाता है और उसके बाद उसको छापा जाता है। तो सामान्य साथियों, आपको अपनी लड़ाई के अंदर मजबूत होना पड़ेगा, और आपके जो भी साधन है उनका अपने पूर्ण तरीके से, सही तरीके से उनका उपयोग करना होगा। सामान्य साथियों, उसके बाद मैं बात करूं माफिया की, तो माफिया के अंदर आता है सामान्य साथियों, जो इस देश के गुंडे होते हैं, जो इस देश के गुंडे होते हैं, जिस प्रकार से इस देश के ऊपर जो शासन कर रहे तड़ी पार लोग हैं, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी आंदोलन के बीच में, आपके बीच में कुछ उनके 2-4 गुंडों को भेजा जाता है, वो हमला करते हैं, और जब उस आंदोलन के अंदर अफरा-तफरी मच जाती है, तो सामान्य साथियों, उनको सही तरीके से सही गाइडलाइन दीजिए, उनको सही तरीके से आंदोलन की परिभाषा समझाइए। तो सामान्य साथियों, जितने भी इस देश के अंदर आंदोलन चले हुए हैं, हम अपने भाईचारे के हिसाब से
हर जगह पर अटेंडेंस लगाते हैं, चाहे वो आपका खटका टोल प्लाजा के ऊपर धरना चला हुआ है, चाहे वो आपके कंडाला के अंदर धरना चला हुआ है, चाहे वो आपके किठाना के अंदर धरना चला हुआ है, चाहे वो आपके बद्दावाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर धरना चला हुआ है, चाहे वो आपका टिकरी बॉर्डर के ऊपर धरना चला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज और करनी पड़ेगी कि हर तरीके से हर जगह से इसका विरोध करना पड़ेगा। वो आप अपने घरों में बैठ करके फोन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर सकते हैं। अगर आपके गांव में कोई भी इनका नुमाइंदा आता है तो आप उसका विरोध करके आप उसको वापस भेज करके या उससे सवाल जवाब करके कि आपने हमारे वोट लिए थे, जिस प्रकार से जिस समय आप वोट डालते हैं सम्मानित साथियों, उस समय आपकी उंगली के ऊपर चाय लगाई जाती है। वो चाय सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जाती कि आपने वोट डाल दिया, आपकी पहचान होगी। सम्मानित साथियों, आपकी उंगली के ऊपर चाय इस चीज के लिए भी लगाई जाती है कि आप वही उंगली दिखा करके उनको बोले कि जब मैंने वोट दिया तो मेरी इस उंगली के ऊपर चाय लगी थी, और आज मैं यही उंगली दिखा करके आपसे पूछता हूं कि जब आज से 4-5 साल पहले आप हमारे वोट लेकर के गए थे तो उसके बाद आपने हमारे लिए कौन सी नीतियां अपनाई, और हमारे बच्चों के लिए या हमारे भविष्य को संवारने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए आपने कितनी योजनाएं बनाई और कितनी योजनाओं का लाभ आपने इस धरातल पर दिया, कितनी योजनाओं को आपने सही तरीके से लागू किया। सम्मानित साथियों, आप उनको उंगली दिखा करके सवाल जवाब करने का काम करें। तो उसी प्रकार से हम हर जगह जा रहे हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी संघर्ष की लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमने एक प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आपके उच्चारणा के अंदर जो गुरु रविदास मंदिर है वहां पर हमने 9 मार्च का गुरु रविदास मंदिर के अंदर एक प्रदर्शन रखा है। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से मैं पहले ही बोल रहा था कि जो जहां जा सकता है वहां जाकर के प्रदर्शन को मजबूती दे, वहां जाकर के इस आंदोलन को मजबूती दे और इस सरकार के विरोध में जो है धरना चल रहे हैं उनको मजबूत करे। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर इतने राजनीतिक दल है, इस देश के अंदर आज के समय में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आज के हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 100 से ऊपर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां खुल करके आपके साथ आई है। तो सम्मानित साथियों, हमने बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे 9 मार्च को उच्चारणा के अंदर गुरु रविदास मंदिर के अंदर एक प्रदर्शन रखा है, और उस प्रदर्शन के अंदर जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई है, चाहे वो तीनों कृषि बिल हो, चाहे वो कोई भी मनरेगा की समस्या हो, चाहे वो कन्यादान राशि की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो MBBS के एडमिशन या कोर्स के लिए जो फीस बढ़ाई गई है उसकी बात हो, तो जितने भी हमारी तमाम समस्याएं